नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। बता दें, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार के 3 साल 29 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ने इस दौरान कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हमारी उपलब्धियां किसी से छिपी नहीं है। सोरेन ने केंद्र पर उनकी सरकार को अस्थिर करने का भी आरोप लगाया। हेमंत सोरेन ने कहा है कि इन 3 सालों में बीजेपी ने हमारी सरकार के राजनीतिक तौर पर अस्थिर करने की कोशिश की। जिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मुद्दा उठाया गया उसमें हम बिल्कुल निर्दोष हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में अपनी सरकार की कई खूबियां गिनाई। उन्होंने विपक्ष के द्वारा उठाए गए HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की वेबसाइट के मुद्दे पर भी सदन में जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए HKRN की वेबसाइट अहम भूमिका निभा रही है। ठेकेदारी के जरिए दी जा रही नौकरियों में कई तरह की गड़बड़ियां थी, जिसे इस वेबसाइट के माध्यम से बेहतर की जा रही है। उन्होंने कहा है कि लंबे वक्त तक कर्मचारियों का शोषण होता रहा, उनका PF नहीं जमाया जा गया है, लेकिन अब ये पोर्टल उन सभी लोगों को शोषण से बचाए। सर्दी का मौसम चल रहा है और कोहरे के चलते रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा। घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार को धीमा कर दिया और पैसेंजर ट्रेनें घंटों की देरी से चल रही। संभावित कोहरे को देखते हुए रेलवे ने पहले ही दिसंबर से फरवरी तक के लिए सैकड़ों ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिससे लोगों को काफी परेशानी भी हो रही। एक तरफ जहां भारतीय रेलवे कोहरे के चलते ट्रेनों को रद्द कर रहा, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों का परिचालन में अवधि में विस्तार भी कर रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख और जम्मू के सांसद चिराग पासवान ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री को एक पत्र सौंपकर बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की है। पासवान ने पत्र में कहा है कि बिहार में उत्पन्न अराजकता स्थिति से लोग भयंक्रांत है। एक ओर जहां लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से लोग सहमे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक संरक्षण में बेची जा रही जहरीली शराब से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। बता दें, बिहार में 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू, लेकिन शराबबंदी होने के बावजूद रोज कहीं न कहीं शराब की बड़ी खेप के जब्त खबर मिल रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में हुई छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद एक बार फिर से बिहार में शराब को लेकर सियासत शुरू हो गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी साल 2016 में जब इस फैसले को ऐलान किया गया, तब ऐसा लग रहा था मानो ये फैसला बिहार की दशा और दिशा दोनों ही बदल देगा। लेकिन शराबबंदी के बाद भी बिहार में अवैध शराब का कारोबार जिस पैमाने पर चल रहा, वह देखना कहना मुश्किल। बिहार में शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने एक बार फिर लालू प्रसाद तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी अगर खुली किताब है तो CBI जांच से डर कैसा। CBI एक संवैधानिक संस्था है, उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। और जो तेजस्वी और लालू प्रसाद की खुली किताब है, उसके अंदर कुछ पेज फटे हुए हैं या कुछ पेज जुड़े ही नहीं है। आखिर एक गरीब का बेटा गाँव से उठकर गया और हजारों करोड़ का मालिक कैसे बन गया? CBI जाँच होनी चाहिए। नए साल पर किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बताया जा रहा है कि सरकार PM किसान सम्मान निधि के साथ मानधन योजना की पेंशन भी क्रेडिट करने वाली है, जिसके बाद किसानों के खाते में एक साथ 5,000 रुपये एक साथ क्रेडिट होंगे। हालांकि मानधन योजना का लाभ उन किसानों को ही मिलेगा जिन्होंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त व मानधन योजना के तहत मिलने वाली 3,000 रुपये पेंशन जनवरी माह में ही देने की तैयारी सरकार कर रही है। नोटबंदी को चुनौती देते हुए दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2023 को अपना फैसला सुनाएगा। संविधान पीठ के जज जस्टिस BR गवई इस मामले पर सभी जजों की एकमत राय के आधार पर फैसला सुनाएंगे। नोटबंदी पर कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामों में सरकार ने कहा है कि यह पूरी तरह से सोच विचार करने के बाद लिया गया फैसला था। प्रदेश के करीब 25,000 शिक्षकों को नवंबर माह का वेतन अब तक नहीं मिला है। दिसंबर का वेतन भी समय से मिल पाएगा या नहीं, अभी कहा नहीं जा सकता। दरअसल अक्टूबर में तबादला होने के बाद शिक्षकों ने नए संस्थान पर ज्वाइन कर लिया है, पर संबंधित संस्थान के आहरण संविदा अधिकारी के रिकॉर्ड में उनका पद नहीं चढ़ाया गया, जिस कारण वे उस स्कूल के शिक्षक नहीं माने जा रहे। पुराने स्कूल से रिलीव हो चुके हैं, इसलिए उन्हें वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर परभुराम चौधरी ने बुधवार को धार में कहा है कि प्रदेश में कोविड को लेकर फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं। हमने जो मॉक ड्रिल की है उसमें सभी जगह बेहतर स्थिति मिली है। कुछ स्थानों पर जहां छोटी कमी सामने आई है उन्हें जल्दी दूर कर लिया जाएगा। हमारे ऑक्सीजन प्लांट संचालित कर लिए गए हैं। दवा और आवश्यक उपकरणों की कोई भी कमी नहीं है।
विदेशी खाद्य तेल बाजार में मजबूती के साथ ही आगे भी जोरदार तेजी आने के संकेत मिल रहे हैं। इसके चलते मंगलवार को KLC शुरुआत 6% की तेजी के साथ हुई। चीन के डालियन एक्सचेंज पर भी सोया और पाम तेल में 8% की जोरदार तेजी देखने को मिली। मलेशिया में ये तेजी 3 महीने में सबसे बड़ी एक दिवसीय तेजी है। KLC और CBOT के बीच भाव में अंतर फिर $560 हो गया, जिसके कारण भी सेंटीमेंट को सपोर्ट मिल रहा है। राजधानी में 3 वर्ष बाद एक बार फिर महापौर स्मार्ट पास की सुविधा शुरू हो गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और महापौर मालती राय ने इसका शुभारंभ किया। स्मार्ट पास की सुविधा शुरू होने से यात्रियों को प्रतिमाह 1000 से 1500 रुपये की बचत होगी। वहीं मूक बधिर छात्रों के लिए निःशुल्क पास उपलब्ध कराया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें, भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड द्वारा महापौर स्मार्ट पास 2 श्रेणियों में जारी किए जाएंगे। इसके तहत 800 रुपये का पास लेने वाले यात्री शहर में किसी भी मार्ग पर और बस में यात्रा कर सकेंगे। झारखंड में शिक्षा को विस्तार देने और गरीब परिवार के विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देने के लिए हेमंत सोरेन की सरकार कई पहल कर रही। 10वीं और 12वीं पास गरीब परिवार के विद्यार्थियों को शिक्षा का अवसर दे रही, ताकि बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, ITI, IMI, लॉ आदि के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल कर सके। इसके लिए सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत होगी। इसके लिए सरकार 200 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाएगी। भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज हारने के बाद बांग्लादेश को हेड कोच रसेल डोमिंगो ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल 2023 विश्व कप के बाद तक था, लेकिन भारत से मिली हार के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। डोमिंगो सितंबर 2019 में स्टीव रोड को मुख्य कोच पद से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश टीम से जुड़े थे। बता दें कि डोमिंगो की कोचिंग में बांग्लादेश की टीम भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से हारी थी। अगले 40 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि भारत में कोविड-19 के मामले जनवरी से तेजी से बढ़ सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने महामारी के प्रसार की पिछली पद्धति का हवाला देते हुए कहा है कि एक अधिकारी ने कहा, पूर्व में ये पाया गया कि पूर्वी एशिया की कोविड-19 की चपेट में आने के 30 से 35 दिन बाद भारत ने महामारी की एक नई लहर आई थी। यह एक प्रवृत्ति रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने हालांकि संक्रमण का गंभीरता कम है। यदि कोविड की लहर आती भी है तो इससे होने वाली मौतों और संक्रमितों के अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम रहेगी। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वित्तीय प्रदर्शन और सौंदर्यीकरण के आधार पर शहरों की नई रैंकिंग प्रणाली के लिए बुधवार को दिशा निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने कहा है कि भारत ने शहरी कायाकल्प के लिए दुनिया के किसी भी देश से अधिक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा की भावना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों को गर्व की भावना देती है। सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 का मकसद शहरी स्थानीय निकायों को 3 वित्तीय मानदंड से जुटाना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बता दें कि इस वर्ष PM मोदी और जगन मोहन रेड्डी के बीच चौथी मुलाकात है। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले हुई मुलाकात में आंध्र प्रदेश के CM ने राज्य की कई परियोजनाओं को लेकर PM मोदी से बातचीत की। बता दें कि इससे पहले अगस्त में हुई मुलाकात के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास संबंधित मुद्दों पर चर्चा की थी। देश में हवाई किराए को फिक्स करने या रेगुलेट करने को लेकर अक्सर बहस चलती रहती है। अब इस मामले में सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी बड़ी बात कही गई। दरअसल एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू के दौरान सिंधिया ने कहा है कि सरकार हवाई किराए तो तय नहीं कर सकती, लेकिन देश में हवाई यातायात को बढ़ावा देने के लिए कोई दूसरी योजना जरूर बनाई जा रही। सिंधिया ने कहा कि सरकार के हवाई किराए को रेगुलेट करने की कोई मंशा नहीं, बाजार की इसे खुद से तय करना है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वेतन व भत्ता के बकाये की अदायगी की मांग करते हुए एयर इंडिया के खिलाफ दायर इंडियन एयरलाइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन की एक याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा है कि एयरलाइन अब सरकार नियंत्रित कंपनी नहीं है और इसके रेट क्षेत्राधिकार में नहीं आते। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कहा है कि जब 2016 में याचिका दायर की गई थी तब यह निस्संदेह सुनाई योग्य थी, क्योंकि उस वक्त एयर इंडिया एक सार्वजनिक कंपनी थी। लेकिन स्वामित्व के संबंध में परिस्थिति बदल जाने पर मौजूदा कार्रवाई में अदालत द्वारा राहत देना संभव नहीं रह गया है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक अब खत्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई यह बैठक लगभग 2.5 घंटे तक चली। इस दौरान बुधवार को जम्मू में आतंकियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन पर चर्चा हुई। जम्मू में सिधरा से सुरक्षा बलों ने बुधवार को 4 आतंकियों को ढेर कर दिया था। इसके अलावा बैठक में जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों, ड्रोन एक्टिविटी, टारगेट किलिंग और कश्मीरी पंडितों पर हमले को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई।
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर यूपी सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। निकाय चुनाव से संबंधित पिछड़ा आयोग बनाया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर चुनाव कराने का आदेश दिया। इस फैसले को लेकर यूपी सरकार ने अब आयोग का गठन कर दिया है। पिछड़ा आयोग में 5 सदस्य होंगे। न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह आयोग की अध्यक्षता करेंगे। आयोग में अध्यक्ष के साथ ही 4 सदस्यों को नामित किया गया है। निर्यात की खेप पर रोक के बावजूद भारत के सुगंधित बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात चालू वित्त वर्ष से पहले 7 माह में 7.37% बढ़कर 126.97 लाख टन हो गया है। उद्योग जगत के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। पिछले वित्त वर्ष में समान अवधि में यह निर्यात 118.25 लाख टन रह गया था। इंडस्ट्री के मुताबिक भारतीय चावल की मांग बनी रहने से यह ग्रोथ उस वक्त भी देखने को मिल रही है। भारतीय सराफा बाजार में आज भी सोने के दाम में तेजी देखने को मिल रही, तो वहीं चांदी की कीमत कम हुई है। सोने की कीमत अभी भी 54,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है और वहीं चांदी का भाव 68,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। जी हां, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 54,687 रुपये, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत है। इंडियन बुलियन ने यहाँ पे एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार की शाम को भी 24 कैरेट शुद्ध सोना 54,639 रुपये प्रति 10 ग्राम था। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।